उत्तराखंड की जो विभिन्न समस्याएं हैं, चाहे वो राजनीतिक हों, सामाजिक हों, सांस्कृतिक हों, उन सारों की जड़ क्या है? आखिर ये समस्याएं को हम सॉल्व करेंगे, हम हल करेंगे, इसलिए अलग राज्य मांगा गया। अलग राज्य मांगने के 24 साल पूरे होने वाले हैं। 9 नवंबर को 24 साल पूरे हो जाएंगे। राज्य की स्थापना दिवस ही मना लेंगे। परंतु जो समस्याएं हैं, जस की तस से भी बदतर हो गई हैं। समस्याएं और बढ़ गई हैं, पलायन और बढ़ा है, लोगों की मुश्किलें और बढ़ी हैं, बेरोजगारी और बढ़ी है। फायदा हुआ है तो पहले कम विधायक आते थे, अब थोड़ा ज्यादा आ रहे हैं। और पहले राजधानी लखनऊ बताई जाती थी, अब देहरादून बता रहे हैं। और एक नाम मिल गया, एक पहचान मिल गई। इसके अलावा परेशानी इसके और भी मिली है, और कुछ नहीं। क्या है ये सबका राज, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप इसको अंत तक देखें। नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं ईमेल दस्तावेज। अगर आप इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी दबाएं। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। अगर आप इसको इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और वीडियो को शेयर करते रहें। जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, काफी कमजोर पड़ गए हैं। जो उत्तराखंड की समस्याएं हैं, उसके लिए राष्ट्रीय पार्टियां और जनता दोनों बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं। ऐसे ही राष्ट्रीय दलों की सदस्यता कोई भी व्यक्ति ले लेता है, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, जो क्षेत्र की समस्याएं होती हैं, जो लोगों की मुश्किलें होती हैं, वो सारे को ये साइड कर लेते हैं और फिर वही बात करते हैं जो इनके राष्ट्रीय नेता करते हैं। वो राष्ट्र हित के हों या फिर राष्ट्र हित के ना हो, उनके राजनीतिक फायदे के लिए ही क्यों ना हो, पर केवल उन्हीं पर बात करते हैं। 24 सालों में कई समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि राज्य के नागरिकों की जिम्मेदारियां केवल राष्ट्रीय नेताओं की बातें सुनने तक सीमित नहीं होती। अगर मतलब इनकी जो वहाँ के जो सदस्य बन गए हैं या राष्ट्र की जो जनता है, वो ये मान चुकी है कि हमारा काम केवल राष्ट्रीय जो नेता हैं उनकी बात सुनना है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। और जिसकी वजह से वहाँ की जो समस्याएं हैं वो विकराल रूप ले रही हैं, और जो विकराल रूप नहीं भी ले रही हैं वो जस की तस है। तो इसमें हम गैर संस्थायी राजधानी के बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे भूमि कानून के बारे में, मूल निवास के बारे में, अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे वहाँ पर जंगली जानवरों का आतंक है, वहाँ पर बेरोजगारी का मामला है, वहाँ पर जो आजीविका जो लोगों का वहाँ पर रह सकें उसके लिए उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो भी हम पूरी नहीं कर पा रहे हैं। शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार। वहाँ पर अगर बच्चा किसी भी तरीके से 10वीं 12वीं कर लेता है, फिर आगे के एजुकेशन के लिए नजदीक कोई व्यवस्था नहीं है और उसको सुदूर जाना पड़ता है, और जिसकी परिणित पलायन न होती है। यही दूसरी बातें जहाँ आती हैं स्वास्थ्य को लेकर, जब किसी की तबियत खराब हो जाती है तो फिर वो डोलियों में जैसे तैसे उसको सुदूर अस्पतालों में ले जाते हैं जो उत्तराखंड की नीचे तराइयों में है, या फिर राष्ट्र की राजधानी दिल्ली आते हैं, और फिर वो जाने की इच्छा उनकी नहीं होती है। यही कारण है जो लोग बाहर पलायन करने के बाद जब वो नौकरियों से उनको अवकाश मिल जाता है या रिटायरमेंट हो जाते हैं, वो चाहते हुए भी उत्तराखंड के वो अपना रिवर्स पलायन नहीं कर पाते। जब राज्य बना तो राज्य बनने के समय क्या हुआ कि 29 उत्तराखंड राज्य विरोधी संशोधन कर दिए गए, और उन संशोधनों में के जो कुछ तो तत्कालिक प्रभाव पड़ा उत्तराखंड राज्य में, जैसे राजधानी का मामला है, और कुछ दूरगामी परिणाम पड़े, जैसे वहां पर जितनी भी योजनाएं चल रही थी या बन गई थी, उन पे आज भी अधिकार उत्तर प्रदेश का है, या फिर जो हमारे वहाँ संसाधन है उनको दूसरे राज्यों के साथ कंबाइन कर दिया गया, और ताकि हम अपना उस पर यूज भी नहीं कर सके बिना उनकी अनुमति से। कि हम लोगों को एक तो प्रवासी और निवासियों में बांटने की कोशिश की, अलग जो लोग पलायन कर चुके उनका अलग रजिस्टर बनाने के लिए कहा प्रधानों से, और जो मूल निवास था वो खत्म कर दिया गया और स्थायी निवास चला दिया गया। घोषित आंदोलनकारी सरकार ने एक पहल की कि जिन लोगों ने आंदोलन में भागीदारी की तो उनको एक वो दिया, सम्मान दिया कि घोषित आंदोलनकारी, और वो ऐसे लोग आंदोलनकारी बनाए गए जो उस समय पैदा हुए थे। जो 94 में पैदा हुआ बच्चा हॉस्पिटल में पैदा हुआ, वो आज राज्य में घोषित आंदोलनकारी है। जो आंदोलन के समय 9 10 11 12 साल के थे
वो आज घोषित आंदोलनकारी हैं। और जो आंदोलन करते समय 30 साल के थे, 25 साल के थे, 20 साल के थे, और जिन्होंने लगातार आंदोलन लड़ा, जो 79 से आंदोलन लड़ रहे थे, जो उससे पहले से भी आंदोलन लड़ रहे थे उत्तराखंड राज्य के लिए, उत्तराखंड क्रांति गठन से पहले से भी, वो आंदोलनकारी घोषित नहीं हुए हैं। उनमें बहुत कम आंदोलनकारी आज घोषित हुए हैं, तो जिन्होंने डॉक्यूमेंट दे दिए इनके हिसाब से, और चाहे वो कैसे फर्जी क्यों ना थे, उनको आंदोलनकारी घोषित कर दिया। जो रियल था, जिनको मीडिया कह रहा था कि ये आंदोलनकारी है, जिनके पास मीडिया के प्रूफ थे कि भाई देखो मैं इस आंदोलन में था, मैं इस आंदोलन में था, मैंने यहाँ पर ज्ञापन दिया, हुए उन संघर्षों में जो भी काम हुआ उसमें उसका नाम है, परंतु उन डॉक्यूमेंट में उसका नाम है, परंतु नहीं, जो तुम ले आओ हॉस्पिटल से, जो तुम ले आओ किसी थाने से, जो तुम ले आओ किसी जेल से, तो तुमको आंदोलनकारी घोषित कर देंगे। उन्होंने फौज खड़ी कर दी घोषित आंदोलनकारी थी। और नतीजा क्या हुआ कि जो लोग रियल आंदोलनकारी था, जिनका कोई मंशा नहीं थी कि आने वाले टाइम पर हमें सम्मानित किया जाएगा या हमें कुछ बेनिफिट मिलेगा, जिनका मकसद था बेनिफिट केवल राज मिल जाएगा, हमें अपनी पहचान मिल जाएगी, हमें अपनी किस्मत का निर्णय करने का अधिकार मिल जाएगा, तो वही हमारे को एक पारितोषिक होगा, यही हमें एक क्या कह सकते हैं अवार्ड होगा। तो ये एक आम जो आंदोलनकारी था, जो ईमानदार आंदोलनकारी था, उसकी सोच ये थी। उन्होंने घोषित आंदोलनकारी करके अपनी अपनी पार्टी के वर्करों को आंदोलनकारी बना दिया। और अब वो क्या हुआ कि जो रियल आंदोलनकारी था वो थोड़ा हताश हुआ। जो इसका वजह क्या हुई कि इन लोगों को एक वो मिल गया, मौका मिल गया, जो राज्य के मुद्दे थे उनको बैक फुट पर धकेलने के, जो आंदोलन के मुद्दे थे उनको पीछे धकेलने के, उन पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। परिणति हुई, आज उत्तराखंड की राजधानी 24 साल हो गए हैं उत्तराखंड राज्य बने हुए, आज भी अस्थायी है। और जो गैरसैंण प्रस्तावित राजधानी थी और 1992 में जिसकी घोषणा कर दी थी कि इसको राज्य राजधानी बनाएंगे, वो आज तक राजधानी नहीं बनी, और केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पर वहां नाटक होता है और कुछ नहीं होता है। तो ये स्थिति है। और अब राजधानी कितनी जरूरी है वो मैं इस वीडियो में शेयर करके आपको बताऊंगा। गैरसैंण जो स्थान है वो एक राज्य के बीचों बीच में स्थित है और वहाँ पर किसी भी क्षेत्र की पहुँच में होता आसान होता, और जबकि जो देहरादून है वो एकदम साइड में है, और नज़दीक है तो सहारनपुर का है और बिजनौर का है जो यूपी में है। तो गैरसैंण राजधानी नहीं बनाना कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जनता की अनदेखी है, आम लोगों की अनदेखी है। इस चीज़ को कहीं नहीं सोचा गया कि इससे ये लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगा। दूसरी ओर यहाँ से वहाँ की समस्याओं को समझना आसान होता, उत्तराखंड की समस्याओं को समझना आसान होता, और ऐसी नीतियाँ बनती जो उत्तराखंड के हित में होती। और जबकि जो देहरादून से जो नीतियाँ बन रही हैं वो मैदानों के हित के लिए बन रही हैं और पहाड़ी राज्य के अनुकूल नहीं हैं। गैरसैंण से हम अपनी संस्कृति को बचा सकते थे। पहाड़ की जो संस्कृति है, जो हमारी धार्मिक संस्कृति है, जो वहाँ पर हमारे वो हैं तीर्थ स्थान हैं, या फिर जो और कल्चर है, इसको ज़्यादा सुरक्षित और ज़्यादा विकसित हम कर पाते अगर गैरसैंण राजधानी होती। तो इन सारी चीज़ों को देखकर गैरसैंण राजधानी तय की गई थी, परंतु 24 साल आज पूरे होने वाले हैं, उत्तराखंड की स्थायी राजधानी तय नहीं हुई, और गैरसैंण में केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी के नाम पर नाटक होता है। ना ही वहाँ पर वहाँ की पहाड़ के अनुकूल नीति बना पा रही हैं सरकारें, और ना ही उनकी कोई नीयत है ऐसी है कि हम उत्तराखंड में जो उत्तराखंड राज्य का सपना था उस अनुरूप कार्य करें। उनका एक ही वो है सोच कि हम अपने पार्टियों के लिए, अपने दलों के लिए, अपने लिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकें, और वो जरिया है कि वो बाहरी धन्नाशीटों को वहाँ विभिन्न तरीके से, विभिन्न रूपों से प्रवेश दिला रहे हैं, उनके लिए दरवाजे खोल रहे हैं, और ताकि वो उनको मोटा चंदा दे सकें। क्योंकि अगर वही नीति वहाँ की जनता के लिए होगा, जनता स्कीम का फ़ायदा तो उठाएगी परंतु सरकारों को चंदा नहीं दे पाएगी, और इसीलिए सरकारें कोई भी ऐसा काम नहीं करती जो वहाँ की आम जनता के हित में हो, आम जनता के विकास में हो। वो केवल वही काम करती है जो पूंजीपतियों के, धन्ना सेठों के हित में हो और उन धन्ना सेठों के विकास में हो, और जिससे इन पार्टियों को मोटा पैसा मिल रहा है और
अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला आया था, तो उससे लोगों को ये स्पष्ट भी हो गया कितने हजारों करोड़ रुपया पार्टियां इनको चंदे के रूप में दे रही हैं और उसी चंदे से ये अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और जिसकी वजह से जो वहाँ पर क्षेत्रीय ताकतें हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं और जो उनका जो चलन भी है वो एक शराफ़त है, उनमें छल कपट ये चीज़ नहीं है, झूठ नहीं बोलते, जो बातें करते हैं स्पष्ट करते हैं, शरीफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसलिए वो पार्टियां यहाँ पर अपना वर्चस्व खोती जा रही हैं। और ये जनता की जिम्मेदारी है कि वो अगर अपने मुद्दों को का समाधान चाहते हैं, अपनी परेशानियों का समाधान चाहते हैं, बेहतर राज्य चाहते हैं, या फिर जो उनका आंदोलन के दौरान का सपना था कि राज्य बनेगा तो कैसा होगा, तो उसको अगर वो साकार करना चाहते हैं तो उनको क्षेत्रीय ताकतों को आगे बढ़ाना होगा। और जब क्षेत्रीय ताकतें आगे बढ़ेंगी तो उनकी सोच जो भी होगी वो क्षेत्र लेवल की होगी। अब क्या होता है, राष्ट्रीय पार्टियां कभी उन जगह की लड़ाई लड़ते हैं जहां पर उनकी सरकारें नहीं होती हैं, उन पार्टियों के उन राज्यों के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, और जहाँ पर उनकी सरकारें होती हैं वहाँ पर वो मौन साथ देते हैं, चाहे वो समस्या कितनी बड़ी क्यों ना हो। जब क्षेत्रीय पार्टी होगी, क्षेत्रीय लोग होंगे, तो उनको लड़ाई भी लड़नी होगी तो क्षेत्रीय लड़नी होगी, नहीं लड़ेंगे चुप बैठेंगे तो लोगों का उनको समर्थन नहीं मिलेगा। जब अलग राज्य उत्तराखंड का आंदोलन चल रहा था तो उस समय वहाँ पर एक सशक्त भू कानून हो इसकी बात भी लोग उठा रहे थे, परंतु वो नहीं लाया गया, जिसकी वजह आज वहाँ की ज़मीनों पर भूमाफिया का कब्जा है। वो लेता है एक नाली ज़मीन, कब्जा करता है 10 नाली पर और स्थानीय लोगों को परेशान करता है। उनके जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो जल स्रोत हो, चाहे सड़क हो, चाहे जंगल हो, उन पर कब्जा करता है। अब लोगों को सरकार इस पर संज्ञान नहीं लेती है, पर लोग आगे आकर खुद संज्ञान ले रहे हैं, और जिसका ये उदाहरण आप विभिन्न ये जो देख रहे हैं लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। गांव ऐसा भी है जिसने अपने जंगल, जल, जमीन को बचाने की मुहिम शुरू की है। आखिर क्या ये मुहिम है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। टिहरी के नरेंद्रनगर विधानसभा का कठोर गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खेती के लिए मशहूर है, जिसके चलते प्रॉपर्टी डीलरों की इस पर पहले से ही नजर रही है। कुछ वक्त से कठोर गांव में जमीन खरीद फरोख्त का धंधा जोरों से उठा और गांव की करीब 18 से 20 नाली जमीन बाहरी लोगों ने खरीद ली है। वहीं गांव वालों ने आरोप लगाए हैं कि उनके रास्ते बंद कर दिए गए हैं और जल स्रोतों पर भी कब्जा कर लिया गया है। लिहाजा गांव के लोगों ने मीटिंग कर बाहरी लोगों को अब जमीन नहीं बेचने का फैसला लिया है। जो जमीन बिक चुकी है उनको हम निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। आगे हम जमीन जो बेचेगा, जो बिचौलिया है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, प्रशासन ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक हम धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे हमारी गर्दनें कट जाए। जमीन हम तो बोले हूँ कि बेचा तुम बेचा, हमने नहीं बेची। अब हमारा रास्ता बंद होना, अब हम लोग बेटी जान कखन अपना कट लो, हमारा तो रास्ता बंद होना, वो हमसे काट दिया था। अब हमने क्या करना है, यहाँ का मतलब मुँह से रुआ के दिया, हमारा रास्ता भी बंद कर लेनी हूँ। अरे हम अब कई बार जान। ग्रामीणों का कहना है कि भोले भाले लोगों को रुपयों का लालच देकर उनकी जमीन खरीदी जा रही है, जो कि भविष्य के लिए चिंता का विषय है और उसके लिए पहाड़ों में लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। पूरे क्षेत्र और जनता की तरफ से निवेदन करता हूँ कि आने वाला समय हमारे लिए बहुत विकट है और अपनी जल जमीन मत बेचो। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? लगभग कद परिवार वाला कम से कम 50 परिवार 50 परिवार जी बिल्कुल चलता। हाँ चलते, मतलब भैर भी नहीं देना कि कुछ बिहार नहीं, कुछ मगर हाँ मगर 50 से टेंशन मतलब पानी तो बड़ी दिक्कत हुई थी। हम तो मतलब 3 किलोमीटर पानी हम ब्लॉक में बताए कि मतलब है कि जो जानवर जी बिल्कुल घर के नजदीक आना है ना, तो यूँ क्या उपाय छो तो उन भाई बांध रुका रो ये सुंगर रुका जानवर बात हम नहीं करेगा। सोलर लाइट की सुविधा है इस गांव में। आप उत्तराखंड की जो बुनियादी समस्याएं हैं, जैसे जल, जंगल, जमीन, भूमाफिया और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, परिवहन, और उसके साथ साथ बात करें कृषि, जंगली जानवर, और उसके बाद जो सपनों को लेकर उत्तराखंड बनाया था उनकी बात करें, गैरसैंण राजधानी की बात करें, भू कानून की बात करें या
मूल निवास की बात करें, उन पर केंद्रित ना होकर ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहे हैं कि उत्तराखंड में मुसलमान जाकर बस गए हैं, वहाँ पर मुसलमानों के गांव बस गए हैं। जबकि ये समझना यहाँ पर ज़रूरी हुआ कि वहाँ पर जब औरंगजेब का शासन दिल्ली पर हुआ था तो उसने खुद अपने बाप को बंदी बनाकर भाइयों के साथ झगड़ा करके सत्ता हासिल की थी और उसके भाई अपने पूरे दल बल के साथ उन्होंने टेढ़ी रियासत में शरण ली थी और जब वो टेढ़ी रियासत में गए थे उसी समय से वहाँ पर मुसलमानों ने रहना शुरू कर दिया और वो इस तरीके से धीरे धीरे जैसे सभी फैलते हैं वो उत्तराखंड में फैले होंगे। तो ये जिनको पता नहीं है वो लगातार इस तरह की वीडियो भेज रहे हैं कि शायद जैसे कल जाकर सारे मुसलमान वहाँ जाके बसे होंगे। और इस सारी चीज़ों से क्या हो रहा है कि जो हमारे अपने मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है, जबकि हमारी समस्याओं ने हम खुद पहाड़ को खाली कर रहे हैं और ये लोग कम से कम जब से वहाँ बसे हैं वहाँ पर हैं। और साथ ही इन लोगों के साथ ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं है, ये भी वही जगह रह रहे हैं जहाँ से बाकी लोगों ने पलायन कर दिया, परंतु उन मुश्किलों में भी ये लोग वहाँ पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों इस तरीके से मुद्दे उठाए जा रहे हैं और ये कौन लोग हैं जो ये मुद्दे उठा रहे हैं? क्या ये क्षेत्रीय लोग हैं? क्या वो लोग हैं जो क्षेत्रीय मुद्दों के लिए लड़े? क्या वो लोग हैं जिन्होंने अलग राज्य की लड़ाई लड़ी? क्या वो लोग हैं जो वहाँ भू कानून की बात कर रहे हैं? क्या वो लोग हैं जो वहाँ मूल निवास की बात कर रहे हैं? क्या वो लोग हैं जो वहाँ पे बेरोजगारी का आंदोलन लड़ रहे हैं? उत्तराखंड में 80% से भी ज़्यादा वन भूमि है और चारों तरफ से उत्तराखंड के गांव जंगलों से घिरे हुए हैं और जंगली जानवरों का वहाँ पे इतना आतंक है कि आए दिन उनकी फसल, उनके मवेशियों को तो नुकसान पहुँचाते ही पहुँचाते हैं, यहाँ की उन पर भी घातक हमला कर देते हैं। और अगर किसी के कहने से कुछ नुकसान हो गया तो वन कानून उन्हें गिरफ्तार ऊपर से कर देता है। सुंगर नहीं मारा, बाघ नहीं मारा और खेती कर और खेती बांझा पड़ी तो हम सरकार ते दे देला। अब खेती करना लक्षण ये छन सरकार ये छन जंगलात वालों का। और अगर हम कुछ कन जंगलात वालों हम तो एकदम कहन फोन करिए जंगलात वालों हम तो भीतर बंद करके साहब तुम्हारी बंदूक है हम जफत करते हैं। अरे ये हाल है खेती के, कैसे खेती करनी है पहले आप बता दो हमको। खेती करना है तो कैसे करनी है? हल के 5-5 हजार हमारी खेती की दे रखी है, आपको पता होगा। 5-5 हजार पूछ लेना, हल जब सामने है बहुत दूर का नहीं है, हाल लगाने वाला यहाँ पे है बरसुड़ी में है। पूरे खेत देख लो पहले ये हाल हो रखे और कह रहे हैं कि सुंगर मत मारो हमको या तो जंगलात वाले हमको परमिशन दे दे, हम सुंगर मारने की जवाबदारी हमारी है। और अगर हमने सुंगर मार भी दिया तो किसी ने एक फोन घुमाया सारे जंगलात वाले यहाँ पहुँच जाएंगे। ये हालात देखो खेतों की। अगर जंगलात वाले इस खेतों में हमारे वो नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जो बेचारे और कह रहे हैं कि प्लानिंग मत करो, बाहर मत जाओ। अब हम बाहर भी नहीं जाए, खेती भी नहीं करें तो क्या करें हम? आप हमको ये वो दे दो जरा है हमारे लिए ये मैसेज कर दो कि हम कहाँ जाए। अब ऐसे हैं कि बच्चे तो नहीं ले जाएंगे हमको साथ में, अन्ना हम अपना उत्तराखंड छोड़ के चले। हमारे जन्म भूमि हम इन खेतों में अपने बच्चे पाले, सब कुछ करा, गाय पाली, बछिया पाली, सब कुछ करा। और खेतों के हाल ये हैं, क्या करना है आप हमको ये बता देना। अगर जंगलात वाले नहीं आते हम एक दिन सारी महिला मंगल दल के आपके ऑफिस में आ जाएंगे, हम धरने पे बैठ जाएंगे। आप हमें परमिशन दो ना दो, हमने कहाँ जाना है आप हमको ये बता दे। आप हमको जंगलात वाला हमको ये बता दे, या तो हमको हम पहले से डैम की कुर्सी घेरेंगे, क्योंकि हमारे खेतों के हाल ये हैं। हमारे आदमी कैसे विकलांग आदमी है, कितने हल लगाया, कितना क्या करा होगा, खेतों के हाल हमारे ये। अगर हम जंगलात वालों को फोन कर दें तब नहीं आएंगे जंगलात वाले। अगर एक मुर्गी मर गई ना सारा जंगलात आ जाएगा उनके घर में है। ये खेती का हाल आप देख लो, हमने बता दिया। और जिसको ये वीडियो पसंद आएगी सारे उसमें भिजवा देना। और देखना हमारे खेतियारा भी हमारे चुप हैं। अभी एक दिन हमें पौड़ी आना पड़ेगा। अगर हमारा कहना नहीं मानेंगे, हमारा कहना डैम भी नहीं सुनेंगे, हम धरने पे बैठ जाएंगे। बच्चा जिसे गुलदार के जबड़े से उसके परिवार उन्होंने छीना है, बचाया है और अब हॉस्पिटल में है। ये कार्तिक कुमार 7 साल का है, मोहन सिंह का लड़का, ग्राम ठगार, पोस्ट ऑफिस ये द्वारी खाल का बताया जा रहा है, जहाँ पर बाघ का बहुत ज़्यादा आतंक है।
इस समय इसका उपचार ऋषिकेश में एम्स में चल रहा है। और अब वहाँ की ज़मीनों पर जैसे एक सोशल मीडिया में वो आ रहा है, मैसेज आ रहा है कि वहाँ की ज़मीनों पर जो 10 साल से ज़्यादा तक खेती नहीं हो रही है, उस पर सरकार की नज़र है और उसको सरकार अपने कब्जे में ले लेगी। और वहीं दूसरी ओर जो बाहर के बसे हुए लोग वहाँ पर बसे हैं, उनको आरक्षण को लेकर सरकार संवेदनशील है। ईद के मौके पर, मुहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही है, तो इसको टेहरी डैम से समझा जा सकता है। टेहरी डैम्स में जितनी बिजली पैदा होती है वो उत्तर प्रदेश के पास चली जाती है और वहाँ से हमें खरीदनी पड़ती है। उसके बाद वहाँ पर छोटी छोटी नावें चल रही थी, वो को भी अब टेंडर करके बड़े बड़े क्रूज चलाने की कोशिश हो रही है, ताकि बड़े बड़े पूंजीपति आएँ और सरकार ये पार्टियों को बड़ा बड़ा फंड चंदा दे सकें। और वहाँ पर जो पार्किंग है उसको भी बाहर वालों को ठेका दिया गया है, क्योंकि अगर लोकल वाले को ठेका देंगे तो वो इनको ज़्यादा चंदा या ज़्यादा रिश्वत नहीं दे पाएगा। यही हालत जितने भी प्रोजेक्ट उत्तराखंड में चल रहे हैं, जितने भी ठेके उत्तराखंड में चल रहे हैं, वहाँ पर सारे बाहरी लोगों को दे दिया गया है। सत्ता में बैठे दलों का प्रयास है कि बाहर के धन्ना सेठों के लिए वहाँ पर माहौल बनाया जाए और वहाँ के स्थानीय लोगों को कैसे यहाँ से खदेड़ा जाए, उसके लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब जनता को चाहिए कि वो जागरूक बने, अपने मुद्दों के प्रति सजग रहे और उनको उठाए, लगातार सरकार पर दबाव बनाए, चुनाव में सक्रिय भागीदारी करे, ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुने जो क्षेत्रीय मुद्दों के प्रति सजग हो, क्षेत्रीय जनता के प्रति जिम्मेदार हों और क्षेत्रीय जनता के प्रति वफादार हों। ऐसे लोगों को चुने जनप्रतिनिधि के रूप में, तभी वहाँ का भला हो सकता है। और जो वहाँ के क्षेत्रीय आंदोलन हैं, चाहे वो भू कानून हो, चाहे वो मूल निवास हो, चाहे वहाँ के जल जंगल ज़मीन के आंदोलन हो, चाहे वहाँ के जंगली जानवरों के मुद्दे हों, चाहे वहाँ के फसलों को हो रहे उसका नुकसान का मुद्दा हो, इन सारे आंदोलनों में वो सक्रिय भागीदारी करें और इन सरकारों पर दबाव बनाएं। जब तक इन पर आप दबाव नहीं बनाओगे, तब तक वहाँ के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर काम बिल्कुल नहीं होगा। को फैलाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल जल्द ही स्कूल, कॉलेजों और निकायों और पंचायत स्तर पर मुहिम छेड़ने जा रही है। बता दें कि यूकेडी के केंद्रीय संरक्षक डॉक्टर शक्ति शैल कपरवाड ने कहा है कि आने वाले दिनों में ग्रास रूट पर दल को मजबूत करने के लिए अभियान शुरू करने वाले हैं। उत्तराखंड जोला चला दीदी चला बोली, उत्तराखंड जोला, उत्तराखंड जोला, अपना उत्तराखंड बचोला, उत्तराखंड जोला, अपना उत्तराखंड बचोला, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बचोला, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बचोला, चला दीदी चला बोली उत्तराखंड। इन सब पर, चाहे वो गैरसैंण का मुद्दा हो, चाहे वो भू कानून का मुद्दा हो, मूल निवास का मुद्दा हो, क्षेत्रीय समस्या हो, जल जंगल का मुद्दा हो, चकबंदी का मुद्दा हो, जंगली जानवरों के आतंक का मुद्दा हो, फसलों के नुकसान का मुद्दा हो, उस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में जरूर लिखना। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।